नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लूसेंट बुक को समाप्त करने के लिए 90 दिन का लूसेंट बुक सीरीज चैलेंज रखा है, जिसके तहत हम पूरी लूसेंट बुक को 90 दिनों के अंतर्गत समाप्त करेंगे। अभी तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रारंभ किया है, जिसके तहत हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर लिया है। अब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है ना। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व के लगभग वैदिक काल का समय था। कब तक? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि दोनों भागों में इसकी विशेषताएं अलग अलग है। उत्तर वैदिक काल में विशेषता अलग है और ऋग्वैदिक काल में इसकी विशेषताएं अलग है। उत्तर ऋग्वैदिक काल में इसकी सामाजिक संरचना, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, ये सब संरचना अलग देखने को मिलती है। और उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की अलग संरचना मिलती है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये संरचना अलग देखने को मिलती है। जिस कारण से वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है तथा उत्तर वैदिक का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, है ना। वैदिक काल के तहत हम आर्यों का ही अध्ययन करते हैं। आर्य कहाँ से आए थे या कहाँ के निवासी थे? आर्य, है ना, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ये जो मध्य एशिया है, ठीक है ना, ये मध्य एशिया और ये भारत है, ठीक है। तो आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। किस लिए आए थे? चारागाह की खोज में। क्योंकि वहाँ आर्यों के पास वहाँ पे क्या थे? पशु थे। गायों की संख्या उनके पास सर्वाधिक थी। तो वहाँ पर चारागाह इत्यादि की समाप्ति के कारण या कमी के कारण चारागाह खोजते खोजते ये भारत तक आ पहुँचे। और ये सभी आर्य लोग समूह में आए था, अलग अलग समूह में आए थे भारत में, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान वाले इलाके में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, ठीक है। मैक्स मुलर ने किससे माना है? आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मध्य एशिया से ही आर्य भारत में आए और यहाँ पर कबीलों के रूप में आए और यहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्य कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, तो वो कौन सी सभ्यता थी? वो है नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यह आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि यहाँ पे नगरों का अभाव था और जीवन स्तर भी ग्रामीण स्तर का था। जैसे अपना जीवन निर्वाह या इनका जीवन निर्वाह पशुओं पर निर्भर था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, ठीक है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई। अब हम पढ़ते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई के बारे में। कि उनके यहाँ प्रशासनिक इकाई या प्रशासन के कितने स्तर थे, किन स्तरों पर वे शासन करते थे, ठीक है। कुल, है ना, कुल क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। कुल क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। और उसके प्रधान को कुलपति कहा जाता था। कुल के प्रधान को कुलपति कहा जाता था, ठीक है। कुल के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलपति कहा जाता था। दूसरी प्रशासनिक इकाई थी ग्राम, ठीक है। दूसरी प्रशासनिक इकाई थी क्या थी? ग्राम थी। और जिसके प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। तीसरी इकाई कौन सी थी? विस थी। और उसके प्रधान को क्या कहा जाता था? विसपति कहा जाता था। चौथी इकाई थी जन, और जन के प्रधान को राजन कहा जाता था, ठीक है।
राष्ट्र राष्ट्र जो है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। राष्ट्र आर्यों की प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी और उसके प्रधान कौन थे? राजा थे। ठीक है। राज्य अधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है। राज्य के अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी का प्रमुख स्थान था। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ क्या थे? रूढ़िवादी पुरोहित थे और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है। सूत, रत्कार व कादम्बी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। सूत, रत्कार, कादम्बी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। ठीक है। दुर्गपति को क्या कहा जाता था? पूरब कहा जाता था। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर स्पष्ट कहलाते थे। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? स्पष्ट कहलाते थे। ठीक है। वाचपति गोचर भूमि का अधिकारी। वाचपति कौन था? गोचर भूमि का प्रमुख अधिकारी वाचपति कहलाता था। ठीक है। गोचर भूमि का प्रमुख अधिकारी वाचपति कहलाता था। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र नामक अधिकारी करता था। ठीक है। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र नामक अधिकारी करता था। ठीक है। राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन था? भागदूह था। ठीक है। राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी कौन था? भागदूह था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में क्या नहीं मिलता है? ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। क्या थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था का नाम क्या था? सभा एवं समिति, जो कि राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। ठीक है। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है। जैसे आजकल अपन देखते हैं अपने वर्तमान में राज्यसभा एवं लोकसभा, जिसमें सभा है ना, सभा को हम राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं और समिति को हम लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं कि सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान या पति कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है। स्त्रियों को अधिकार था कि वह सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि आर्य लोग, ठीक है, आर्य लोग अलग अलग कबीलों में भारत में आए, तो उन्हीं के बीच युद्ध वगैरह भी हुआ करता था। ठीक है। तो वे उनके अलग अलग राजा भी हुआ करते थे कबीलों के, तो युद्ध का नेतृत्व राजा किया करते थे। ठीक है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है और जिसका अर्थ है, गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज। ठीक है। क्या है कि वैदिक काल में गायों का अत्यधिक महत्व था। ठीक है। वैदिक काल में गायों का अत्यधिक महत्व था और युद्ध भी गायों के लिए ही होता था। अगर कोई कबीला किसी अन्य कबीले की गाय चोरी कर ले जाता था, उसके लिए युद्ध हो जाता था। किसी की गायों को हड़पना है, उसके लिए युद्ध हो जाता था। ठीक है। तो गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? गायों की खोज। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। क्या है कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध पुरुषणी, जिसे रावी नदी भी कहते हैं ना, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए। ठीक है। एक कबीला था जिसका नेतृत्व सुदास नामक व्यक्ति ने किया था, सुदास नामक राजा ने, है ना। एक ही कबीला था और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। एक कबीला 10 अन्य कबीलों से लड़े थे, है ना। एक कबीला वर्सेस 10 अन्य कबीले, जिसमें सुदास की विजय हुई।
ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवस्था पर आधारित था, न कि जन्म पर आधारित। ठीक है, यह विभाजन जन्म पर आधारित नहीं था, यह व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, जैसे कि हम ब्राह्मण को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मण एक व्यक्ति है, तो उस समय क्या, ब्राह्मण समझ लेते हैं कि ब्राह्मण का एक परिवार है ना। उस समय ब्राह्मण के परिवार का यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय का काम भी करता है, जैसे सैनिक में काम करता है, व्यापारी का काम करता है, ठीक है ना, शूद्र का काम करता है, वैश्य का काम करता है, तो एक परिवार से कोई भी व्यक्ति कितने भी कार्य कर सकता था। वह कार्य जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, एक ही परिवार में कई व्यवसाय हो सकते थे। ऐसा नहीं कि जैसे अभी है, तो अभी वर्तमान समय में जैसे अपना समाज बटा है। ठीक है, तो उस समय क्या है कि विभाजन व्यवस्था पर आधारित न कि जन्म पर, है ना, विभाजन व्यवस्था पर आधारित था, न कि जन्म पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। जैसे आपने पढ़ा, यही चतुष्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही चतुष्वर्ण है। इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या कहा गया है कि पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि इन 4 वर्णों का उल्लेख ब्रह्मा से हुआ है ना। इन 4 वर्णों का उल्लेख किससे हुआ है? ब्रह्मा से हुआ है। चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किनमें मिलता है? ठीक है ना, 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से, है ना, ब्राह्मण का उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय का उद्भव हुआ है, तथा ब्रह्मा की जांघों से वैश्य का उद्भव हुआ है, और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र का उद्भव हुआ है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, अर्थात वहां पे पुरुष ही मुख्य था। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होता था, जिसे कुलपति कहा जाता था। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया कौन होते थे? पिता होते थे, जिसे कुलपति कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है ना, स्त्रियां इस काल में, है ना, ऋग्वैदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, उस समय बाल विवाह भी नहीं होते थे और पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। विधवा महिला अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। पति के मर जाने के बाद वह विधवा महिला अपने देवर से विवाह कर सकती थी। उस समय स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ठीक है ना, स्त्रियों को अधिकार था कि वह शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। विदुषी मतलब पढ़ी लिखी, है ना, ज्ञानवान पढ़ी लिखी महिलाएं, उनका वर्णन मिला है ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में क्या है कि लोपामुद्रा, घोषा, ये सब नाम है उनके, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जो शिक्षित महिलाएं थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ठीक है, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। अमाजु किसे कहते थे? जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी ना, उन्हें अमाजु कहा जाता था। ठीक है, जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था।
जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है ना, अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। यह जब युद्ध वगैरह लड़ते थे ना, तो एनर्जी ड्रिंक के रूप में सोमरस का उपयोग करते थे आर्य लोग। ठीक है। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? 3 प्रकार के, वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। पर ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था और सेकंड व्यवसाय कृषि था। ठीक है, ये याद रखना कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और सेकंड व्यवसाय कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को आधन्या, है ना, आधन्या का अर्थ क्या है? न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, जो भी व्यक्ति गाय की हत्या करता था, है ना, या उसे चोट पहुंचाता था, उसके लिए मृत्युदंड या देश निकाले जाने तक की व्यवस्था थी, है ना, उस समय। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। क्या है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र देवता थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। आर्यों ने कौन सी धातु की खोज की? लोहा धातु की खोज की, जिसे लोहा को क्या कहा जाता था? श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित आयस कहा जाता, उस समय तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। ठीक है ना, तांबे की खोज पहले ही हो चुकी थी। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। ऋग्वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे, है ना। यह 2025 पीएससी में आया था, पीएससी प्रीलिम्स में, कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। ठीक है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय मतलब कि जैसे कि यदि एक व्यक्ति के पास गेहूँ है ना, एक व्यक्ति के पास गेहूँ है, एक व्यक्ति के पास सब्जी है, तो वह इन सामग्री का आदान प्रदान कर लेते थे। उस समय पैसे वगैरह ये नहीं चलते थे ना। एक व्यक्ति जिसके पास गेहूँ ने उसे गेहूँ दे देता था, और सामने वाले के पास अगर सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी तो वह सब्जी उसे दे देता था। इस प्रकार वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी उस समय, है ना। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट जिसे सूदखोर अपन कहते हैं ना, सूदखोर, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है ना, उस समय क्या था ऋग्वैदिक काल में, कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता था? अग्नि, है ना। अग्नि जैसे हवन वगैरह करते थे, है ना, तो अग्नि क्या है, उस समय देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। उस समय क्या है, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी। गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है ना, ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में? सिंधु नदी का। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, है ना। गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, है ना, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कि ऋग्वैदिक काल में अभी जो नदियाँ है ना, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था?
तो उस समय प्राचीन नाम था ऋग्वैदिक काल में, जैसे प्राचीन नाम था कुरुम नदी, है ना। कुरुम नदी को अभी क्या कहा जाता है, कुर्रम कहा जाता था। काबुल नदी को प्राचीन नाम क्या है, कुंभा है ना। और झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्तता, और चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी, रावी नदी का पुरुषणी, सतलज नदी का सुतुद्री, व्यास नदी का विपासा, गड़क नदी का सदानीरा, घग्गर नदी का द्रजदती, गोमल नदी का गोमती तथा स्वात नदी का सुसूतु था, है ना। ये सब जो आधुनिक नदियाँ हैं ना, जिसे हम अभी आधुनिक नदियाँ कहते थे, आधुनिक नदियाँ कहते हैं, उनका प्राचीन नाम ये है। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन देवता, ठीक है। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र को क्या कहा जाता था, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ करता। अग्नि देवता कौन थे, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। वरुण देवता, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, ठीक है। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कौन है, वरुण देवता। समुद्र का देवता, विश्व के वियानामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। घो कौन था, आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता, है ना। सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रकृति एवं उत्थान की देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, है ना। पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी एवं तूफान का देवता। मरुत कौन है, आंधी एवं तूफान का देवता। थोर नहीं है ना, मरुत है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल तक। कल हम उत्तर वैदिक काल और महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।